चलो करते हैं बिगिन। फिर लिखो हेडिंग आप लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये हेडिंग लिख के ना 2-3 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो। मैं 2 मैट्रिक्स लेता हूं, छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, और उन दोनों की मदद से थोड़ा देखने का और समझने का ट्राई करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होगा कैसे। ठीक है, मेरे को कोई भी 4 रैंडम नंबर बताओ अपने हिसाब से, ज्यादा बड़ा मत लेना। 4 और 6, 8, देखो ये बड़ा चला गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 18, फिर 2 और 4 नंबर बताओ। हाँ 3, ठीक है, 8, 9, 1, ठीक है। अब सपोज करो कि ये एक मैट्रिक्स है और वो एक मैट्रिक्स है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मल्टीप्लाई करते समय याद रखना, लेफ्ट में जो मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्री फैक्टर। क्या बोलते हैं बताओ? प्री फैक्टर। और राइट में जो मैट्रिक्स होगा इसको क्या बोलते हैं बताओ? पोस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो एक बार, पोस्ट फैक्टर। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन का तरीका बहुत सिंपल होता है। ये एक रो बाय कॉलम ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन है बताओ? रो बाय कॉलम। एक बार फिर से रिपीट करो, कैसा ऑपरेशन है? रो बाय कॉलम। अब रो बाय कॉलम ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, देखो समझो। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये चलेगा, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से, अगर थर्ड अवेलेबल होता तो थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से, ऐसे कर करके करते। जब इसका चक्कर सारे कॉलम के साथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले रो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आप ध्यान से देखते रहना। हम 2-3 एग्जांपल लेंगे, कोई घबराने वाला बात नहीं है, एकदम आराम आराम से करेंगे। देखो, दिस इज इक्वल्स टू, आंसर आना चाहिए मेरा, दिस लाइन इनटू दिस लाइन एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कहने का मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से, सेकेंड वाला सेकेंड वाले से। ऑलराइट, तो क्या आना चाहिए बताओ मेरे को? एक बार मैं 12 नहीं लिखता हूं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 प्लस, और हमेशा बीच में प्लस ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा बताओ मेरे को? 6 इंटू 9। आई होप सेफली समझ में आ गया। एंड इट विल गेट ओवर, और ये सिंप्लीफाई होकर अल्टीमेटली इट विल गिव यू ओनली 1 एलिमेंट। ये याद रखना आप कि दिस ऑपरेशन इज अ काइंड ऑफ रो बाय कॉलम ऑपरेशन, and one row one column together will always give you only one element, will always give you only one element। क्लियर है मेरे ख्याल में? ये समझ में आया? इसके बाद में आप बताओ मेरे को कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे? नेक्स्ट वाले रो से, सॉरी नेक्स्ट वाले कॉलम से। क्या आ जाएगा बताओ? आप लोग ट्राई करो बोलने का। 4 इंटू 8, एकदम आराम आराम से, फिर 6 इंटू 1। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट वाला बताओ मेरे को, इस रो से अब सारा कॉलम खत्म हो गया तो फर्स्ट लाइन भी खत्म होगी। अब हम सिंस नेक्स्ट रो को यूज करेंगे, आ जाओ, सिंस हम नेक्स्ट रो को यूज करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे उस चीज। जब तक हमने फर्स्ट रो को यूज किया तब तक हमने सारा आंसर कौन सा लाइन में लिखा? फर्स्ट लाइन में। अब जब हम सेकंड रो को यूज करेंगे तो सारा आंसर हम कौन सा लाइन में लिखेंगे बताओ? सेकंड लाइन। बोलो क्या आएगा? आप सेकंड वाले से स्टार्ट करो, बोलो। 18 टाइम्स क्या? 3 प्लस, बोलो 2 इंटू 9। आई होप समझ में आया होगा। अब ये रो और ये कॉलम का कार्यक्रम खत्म। अब इस रो को नेक्स्ट कॉलम से भिड़ाओ आप, बोलो क्या आ जाएगा? 18 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1। आया समझ? अब इस चीज का अगर फाइनल आंसर मेरे को लिखना है तो अब देखो कैसे लिखेंगे हम। ये पूरा मिला के ना एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 3 जा कितना और 6 9 जा कितना? 54 प्लस 12 कितना? 66। तो मेरा आंसर निकलेगा 66, एक एलिमेंट। नेक्स्ट बताओ मेरे को, यहां से 32 और यहां से 6, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 38। ये हो गया मेरा नेक्स्ट आंसर। फिर इसका कंबाइन करके बताओ। 18 3 जा 54 और 2 9 जा 18, 54 प्लस 18 72 मेरे ख्याल में सही है, 72। 18 इंटू 8 144, मतलब 144 प्लस 2 146, करेक्ट। तो 146 ये है आपका फाइनल आंसर, और ये है तरीका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने का। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो और सोचना। आपके पास में 2 मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाई करने के लिए। लेफ्ट में जो लिखा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्री फैक्टर,
और राइट में जो लिखा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्ट फैक्टर। लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे, प्री फैक्टर। राइट वाले को क्या बोलेंगे, पोस्ट फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने का तरीका होगा रो बाय कॉलम का। क्या तरीका होगा बताओ, रो बाय कॉलम का। फर्स्ट मैट्रिक्स का एक रो पकड़ लो आप, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से भिड़ाओ, उसको फिर सेकंड कॉलम से भिड़ाओ, उसको फिर थर्ड कॉलम से भिड़ाओ, और जब तक आपके सेकंड रो का सारा कॉलम यूज नहीं हो जाता ना, तब तक आप सेकंड मतलब जब तक आपके सेकंड मैट्रिक्स का सारा कॉलम यूज नहीं हो जाता तब तक आप ये काम रिपीट करते रहो, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, जिसमें मतलब शुरू में आप गलती करोगे ही करोगे पक्का, वो ये है कि एक रो और एक कॉलम मिला के आपको हमेशा देगा सिर्फ एक एलिमेंट। अब स्टूडेंट लोग से गलती कहां होता है पता है, वो ये प्लस भूल जाते हैं, और जैसे वो ये प्लस भूल जाते हैं तो उनके हिसाब से एक एलिमेंट आ जाता है 12 और दूसरा एलिमेंट आ जाता है 54, जबकि उसको कंबाइन करके आपको एक एलिमेंट क्या मिलना चाहिए था, 66। आया बात समझ? तो दैट इज वन एरिया वेयर यू विल कमिट मिस्टेक इन द बिगिनिंग, बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम इस चीज को ठीक करने का कोशिश करना चाहिए हम लोग। क्लियर है मेरे ख्याल में? एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, फिर एक और एग्जांपल करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड बहुत सारा कंडीशन है कि ये कब का वैलिड होगा, कब का वैलिड नहीं होगा, क्यों वैलिड होगा, क्यों वैलिड नहीं होगा, वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। अब पहले मेरे को बताओ कि लेफ्ट वाले का नाम क्या होगा, प्री फैक्टर। राइट वाले का नाम क्या होगा, पोस्ट फैक्टर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज विच काइंड ऑफ ऑपरेशन, इट इज रो बाय कॉलम ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन बताओ, रो बाय कॉलम ऑपरेशन। इसका यूज होगा रो और इसका यूज होगा कॉलम। कैसे यूज होगा, उसका एक रो इसके एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर रो का फर्स्ट एलिमेंट इस तरफ ना, अब देखो इसका आइडिया मैं दूंगा आपको, इसका आइडिया मैं ऐसे दूंगा आपको, यदि मैं आपको बोलूं कि 1 + 2 + 3 का आंसर बताओ मेरे को, क्या आंसर होगा? ये 6 एक बार में आया कि एक बार में नहीं आया? ऐसा लगता है हमको क्योंकि बहुत फास्ट हो गया, बट एक्चुअली आंसर ऐसे आया, देखो कि आपने या तो पहले 1 + 2 किया होगा जिसका आंसर 3 है, और फिर 3 को फर्दर 3 में ऐड कर दिया होगा जिसका आंसर 6 होगा, या फिर आपके दिमाग में ये ऐसे हुआ होगा कि पहले 2 + 3 कर लो, उसका आंसर कितना आ रहा है 5, और फिर 5 + 1 कर लो, उसका आंसर कितना आ रहा है 6। तो यदि एक मैट्रिक्स और होता मेरे पास में तो मैं तीनों को एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, पहले मैं या तो फर्स्ट और सेकंड को कर लेता, उसके आंसर को फिर मैं थर्ड से मल्टीप्लाई करता, या सेकंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन में पहले कर लेता और फिर उसके आंसर को मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देता। दैट विल बी वे फॉरवर्ड, अगर मेरे पास में 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड रहता है तो। बाकी उसमें भी चलेंगे, हम बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अभी फिलहाल इसको समझते हैं वापस से, ठीक है। लेफ्ट वाले को क्या बोलना है फिर से बताओ एक बार, एकदम ध्यान से। लेफ्ट वाले को क्या बोलना है, राइट वाले को क्या बोलना है, क्लियर है यहां तक? ऑपरेशन ये कैसा ऑपरेशन है, रो बाय कॉलम ऑपरेशन है। सब लोग बोलो कैसा ऑपरेशन है, रो बाय कॉलम ऑपरेशन है। प्री फैक्टर का क्या यूज करना है, रो। पोस्ट फैक्टर का क्या यूज करना है, कॉलम, ठीक है। और एक रो एक कॉलम मिला के क्या देगा आपको, एक एलिमेंट। फिर रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, रो का थर्ड एलिमेंट अगर हुआ तो कॉलम के थर्ड एलिमेंट से। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है मेरे को। बस ये याद रखना है कि रो बाय कॉलम ऑपरेशन है, एक रो एक कॉलम मिला के कितना एलिमेंट देगा मेरे को, बस एक। और उसके एक रो के साथ में यहां जितना अवेलेबल कॉलम रहेगा सबको मेरे को एक एक बार करके क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब तक मैं फर्स्ट रो को यूज कर रहा हूं तब तक मैं अपने आंसर्स को फर्स्ट रो में ही लिखूंगा। जैसे ही मेरा फर्स्ट रो का कार्यक्रम सारे कॉलम के साथ खत्म और मैं चला गया वहां सेकंड रो पे, हाथों हाथ में अपना आंसर भी लिखना किसमें स्टार्ट कर दूंगा, सेकंड रो। जैसे ही मान लो कि सेकंड रो के साथ में सारा मल्टीप्लिकेशन ओवर, मैं चला जाऊंगा थर्ड रो पे, तो मैं अपना आंसर्स भी कहां पे लिखूंगा, थर्ड रो पे, ठीक है। जिस रो से कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी रो में मेरे को अपने आंसर को भी लिखना है। इज दैट क्लियर? पक्का? चलो एक एग्जांपल में और लेता हूं, इस बार थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूं, नंबर्स लेकिन छोटा लेना, नहीं तो आप ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 3/3 का लेते हैं, बोलो तुम। 5 1 मैं खुद ही ले लेता हूं, 3 2 6 9 3 8 2, ठीक है। 7 5 3 1 7 2 9 8 5 चलेगा? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आंसर आना चाहिए बताओ। शुरू में डोंट टेल मी द नंबर्स, जस्ट टेल मी कि हु शुड बी मल्टीप्लाइड बाय हुम, एंड बीच में प्लस या माइनस, ओके। बताओ सब लोग फटाफट। हाँ, 5 × 7 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × 9, पल्ले बढ़ाइए। और कुछ लिखना है कि हो गया? अच्छा, ये सारा मिला के एक एलिमेंट होगा कि 3 एलिमेंट होगा? एक एलिमेंट ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बताओ मेरे को। फास्ट, 5 × 5 प्लस 1 × 7 प्लस 3 × 8, आया समझ? नेक्स्ट बताओ मेरे को। 5 × 3 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 5, क्लियर है? अब फर्स्ट रो के साथ में आई थिंक मैंने सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब मैं कहां जाऊंगा, सेकंड रो पे।
और जैसे ही मैं सेकंड रो पे जाऊंगा मुझे अपना आंसर भी कहां लिखना चाहिए, फर्स्ट रो में या सेकंड रो में? क्लियर है ये वाला चीज? बताओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 प्लस सब लोग 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 9। और वापस फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी मुझे पता है कि बहुत लोग मिस्टेक करेंगे इसमें। आप प्लस भूल जाओगे, और जैसे आप प्लस भूल जाओगे तो आपको यहां पर 3 एलिमेंट दिखाई देगा। आओ, आपको ऐसा लगेगा कि एक एलिमेंट है 14, एक एलिमेंट है 6, एक एलिमेंट है 81, लेकिन एक्चुअली यहां पर कितना एलिमेंट है? सिर्फ एक। तो ये चीज का अपन अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर मेरे ख्याल में? चलूं आगे, बताओ अगला पार्ट क्या होगा? थोड़ा फास्ट और थोड़ा जोर। 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 8। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में? नेक्स्ट बताओ मेरे को। 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 5। शानदार। नेक्स्ट 3 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 3 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 8। वेरी गुड। लास्ट 3 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 2 प्लस। कोई कंफ्यूजन? अब देखो, ये जो बच्चा वाला मल्टीप्लिकेशन और ये जो एडिशन है, इतना तो आप खुद ही कर लोगे। क्लियर है मेरे ख्याल में? पक्का? अब आओ थोड़ा बदमाशी करते हैं। मान लो कि ऐसा कुछ रहता 2 3 6 8 5 4 1 9 7। फाइन। और यहां रहता सपोज करो 2 5 7 8। बस। अब मेरा इच्छा हो जाता, मान लो कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, क्या मैं कर पाता? ऐसे कैसे डिनाई कर रहा हूं? मैं टीचर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं कर पाता। सॉरी। क्या प्रॉब्लम आता सोचो। आप देख रहे हो कि हमको पता तो है कि ऑपरेशन करना कैसे है, करना तो हमको रो बाय कॉलम के फॉर्मेट में है। तो जब मैं इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने का ट्राई करूंगा तो व्हाट आई विल फाइंड कि 2 का चक्कर 2 से चलाएंगे, 3 का चक्कर 7 से चलाएंगे, 6 बेचारा अकेला रह जाएगा। आया बात समझ? एंड फिर हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। क्लियर है? पिछले दोनों क्वेश्चन में मैंने कंडीशंस का ध्यान रखा था, इसलिए फटाफट आंसर आ रहा था। आंसर निकालने का तरीका तो वही है, लेकिन उस तरीके से आंसर निकालने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो ही आंसर आ सकता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। आया बात समझ? कैन यू सी हियर कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इस टाइप के सिचुएशन में? क्लियर है? अब इसमें देखो और इसमें देखो कि क्या बढ़िया चीज था। ठीक है, बढ़िया चीज ये था, इसका ऑर्डर बताओ मेरे को। देखो कितना धीरे से बता रहे हो, जोर से बताओ। 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2। हालांकि शुरू में सिंपल रखने के लिए मैंने सारा ही नंबर सेम रख लिया था, बट मेन चक्कर ये है कि ये जो बीच वाला नंबर है ना, ये सेम होना चाहिए। ये वाला नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, इट विल वर्क फाइन। ठीक है, लेकिन अगर बीच वाला नंबर डिफरेंट रहा तो उस केस में यू विल सी कि मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं रहेगा। आया बात समझ? उस केस में मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं रहेगा। आप इसमें भी देखो ऑर्डर कितना था बताओ, 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर कितना था? 3 इंटू 3। बीच वाला नंबर क्या था? सेम, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन हो पाया। यहां क्या हुआ? यहां का ऑर्डर कितना बताओ? 3 इंटू 3। और वहां का ऑर्डर क्या बताओ? 2 इंटू 2। बीच वाला नंबर सेम या डिफरेंट? डिफरेंट, इसीलिए आंसर नहीं आ पाया। इज दैट ओके? इस लेफ्ट वाले आदमी को हम बोलते क्या थे? वेरी गुड। इसको क्या बोलते थे? ये प्री फैक्टर का क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये पोस्ट फैक्टर का क्या है? नंबर ऑफ रोज। नाउ कैन यू टेल मी द कंडीशन इन इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश? क्या होना चाहिए कंडीशन? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा है? पक्का? एक बार बिना देखे बोलो तो। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। ठीक है? और ये जो अगल बगल वाला नंबर है ना, इनका भी थोड़ा सा रेलिवेंस है। ऐसा नहीं कि ये लोग बिल्कुल इरेलीवेंट चीज है, लेकिन इनके डिफरेंट रहने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर डिफरेंट भी रहा तो भी यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर, और बहुत अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। लेट अस ट्राई वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जिसमें ये दोनों नंबर डिफरेंट रहे, बीच वाला नंबर सेम रहे। ठीक है? आप मन में खुद ही सोच लो पहले कैसा बनाना चाहते हो। एक नहीं, 1 नहीं, 1 थोड़ा गरीबी हो जाएगा। 2 इंटू 3 इधर रखते हैं और इधर 3 इंटू 2 रख लेते हैं और देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। 4 में तो फिर मतलब पूरे क्लास में मैं वही करता रहूंगा बस। अच्छा, 3 इंटू 4 इसमें रखना चाहते हो, 4 यहां पे। ठीक है, चलो उसका बात में मान लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 4 रखने से वही कि थोड़ा लंबा हो जाएगा।
अच्छा आंसर छोटा आएगा ये बोल रहे हो अल्टीमेटली? हाँ तब आंसर कैसे आएगा? देखो सुनो, एक देखो, अब सोचो कि आप बोले क्या मेरे को, 3 × 2 यहां रखने बोल रहे हो और यहां क्या बोल रहे हो? ये वाला, ठीक है चलो मैं आपको बोलता हूं तथास्तु, आ जाओ। इधर अपन रख लेते हैं 3 × 2 रख लेते हैं, चलो ठीक है, और उधर कपिश के इच्छानुसार 2 × 4 ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है चलो जल्दी से फ्रेम कराओ, पहले कुछ रैंडम एलिमेंट्स बता दो और 1 डिजिट का ही रखना। अच्छा मैं ही कर दूं, 3 × 2 है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये ले लेते हैं, चलेगा 3/2 आ गया। और यहाँ चाहिए 2 × 4, तो यहाँ तो बहुत मेहनत लगेगा, 5 3 8 1 2 3 6 9 5 7, ओ सॉरी ज्यादा बढ़ने लग गया, चलेगा अभी ठीक है। और अब सब लोग जोश में और जोर से कोशिश करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने। बताओ, ये अपना रो है और ये अपना कॉलम है, यहां से कहानी शुरू होगा। चलो बताओ, 1 × 5 प्लस 2 × 2, रुक जाओ शायद, नेक्स्ट बताओ 2 × 3। कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट 2 × 6, वेरी गुड, सबके मुंह से यूनिफॉर्म आवाज। नेक्स्ट, कितना बढ़िया म्यूजिक जैसा फील हो रहा है। नेक्स्ट, पक्का ना? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके। अच्छा इसको ठीक ठाक तो कर ही सकते हैं हम लोग। आओ तो सिंप्लीफाई भी कर लें, बोलो क्या होना चाहिए? हाँ घबराओ मत, जोर जोर से बोलो। 9, नेक्स्ट 6 3 9, वाह 15, मैं खुद नहीं कर रहा हूं, आप लोग को छोड़ रहा हूं, वैसे 15 रॉन्ग बोल रहे हो। हाँ 20, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 15 8 23, नेक्स्ट 9 और 12 21, नेक्स्ट 24 24 48, नेक्स्ट कितना? ठीक है यार, बताओ नेक्स्ट 37, नेक्स्ट 15 18 33, देखो चीटिंग कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट 40 36 76, क्या 76, नेक्स्ट 59, हैप्पी। इस व्हाइट वाले का ना ऑर्डर ढंग से सोचो क्या है। 1 2 3, तो रो 2 हो गया 3, और कॉलम बताओ 1 2 3 4, तो कॉलम आ गया 4। अब आपको रियलाइज होगा कि वो बाकी बचे हुए नंबर्स का क्या वैल्यू होता है, ये क्या रेलेवेंस था। इसका ऑर्डर बताओ मेरे को फिर से, 3 × 2। इसका ऑर्डर बताओ क्या, 2 × 4। मल्टीप्लीकेशन इसलिए हो पाया क्योंकि बीच वाला नंबर सेम था, अगर वो सेम ना होता तो मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं पाता। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात कि जिन नंबर्स को आपने छोड़ दिया था, इस 3 को और इस 4 को, इनका रेलेवेंस ये है कि फाइनली जो आंसर आता है ना, उसका ऑर्डर वही लोग डिफाइन करते हैं। अब देखो 3 × 4 है, बाकी केसेस में भी यू कैन ऑब्जर्व कि यहां पर भी आंसर 3 × 3 इसलिए आ रहा था, यहां पर भी फाइनल आंसर 2 × 2 के फॉर्मेट में इसलिए आ रहा था। इज इट क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ा पूरा पक्का? अब वैसे तो थोड़ा माथा घूमेगा मैं XYZ लिखूंगा तो, लेकिन अब कुछ नाटक कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देता हूं। देखो A × B, ए भी एक मैट्रिक्स मान के चलो, बी भी एक मैट्रिक्स मान के चलो। लेट अस से फॉर द टाइमिंग ए का ऑर्डर P × Q ले लेते हैं, ठीक है। बी का ऑर्डर हम
m इंटू एन ले लेते हैं। अब आपको मेरे को दो चीज बताना, पहला कि इनका मल्टीप्लीकेशन वैलिड कब हो पाएगा, थोड़ा जोर से, q इज इक्वल्स टू n, और इंग्लिश में बोलना होगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। कोई कंफ्यूजन है इसमें कि क्लियर है? क्लियर एकदम। और इनका जो भी फाइनल आंसर निकल के आएगा लास्ट में, उस आंसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, p इंटू एन होना चाहिए। कितना क्लियर हुआ ये बताओ? पूरा 100%। आओ थोड़ा सा लिख लिखो। हेडिंग लिख लिया है, हेडिंग हो गया, लिखो इसमें इट मीन्स multiplying a matrix by another matrix. It means multiplying a matrix by another matrix. ठीक है, आगे लिखो, let, ऐसे लिखो, a सबस्क्रिप्ट में m इंटू n, a सबस्क्रिप्ट में m इंटू n be a matrix and b p into q be another matrix. b सबस्क्रिप्ट में p into q be another matrix. ठीक है, आगे लिखो, नाउ इसके नीचे ना ये लाइन ऐसे लिख लो, ये वाला a इंटू बी लिखो, एरो देके बोलो कि a को बोलते हैं प्री फैक्टर और b को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। ठीक है, डन। इसके नीचे लिखो इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, important note. First point, this multiplication will exist. This multiplication will exist if this multiplication will exist if आप बोलो n is equals to p, n is equals to p. This multiplication will exist if n is equals to p. ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है ये मैं छोड़ देता हूं, खुद ही समझ जाओगे आप बाद में। ठीक है ना, n क्या है मेरे प्री फैक्टर का कॉलम और p क्या है मेरे पोस्ट फैक्टर का रो, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन। फाइन, नेक्स्ट लिखो, लेट a इंटू बी, लेट कैपिटल A इंटू कैपिटल B इज इक्वल्स टू C। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो आंसर आया होगा मेरा, वो आंसर क्या रहा होगा, सी रहा होगा। तो सी का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, एम इंटू क्यू। लिख लो इस बात को। देन ऑर्डर ऑफ सी विल बी एम इंटू क्यू, विल बी एम इंटू क्यू। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज अ कैसा ऑपरेशन है ये, रो बाय कॉलम ऑपरेशन। लिखो, इट इज अ रो बाय कॉलम ऑपरेशन, इट इज अ रो बाय कॉलम ऑपरेशन, hence one row and one column will together give कितना एलिमेंट, वन एलिमेंट, will together give one element। ठीक है, और बाकी जितना चीज समझाया वो तो देखो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आप लोग करोगे वैसे वैसे हाथ बैठता जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं और 1 मिनट का मैं टाइमर लगाऊंगा, देखता हूं कि कौन सबसे पहले उसका आंसर निकाल पाता है फाइनल एकदम। ठीक है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, देखते हैं कि फाइनल आंसर किसका राइट आ पाता, और टाइमर अपन लगा लेते हैं 1 मिनट का।
यस अरे इसको चीटिंग नहीं करना है वैसे आपको तो बस इतना सा देखना है और बाकी सारा चीज खुद से करना है। करो जल्दी से ट्राई करो। एक मिनट और दे देता हूं, कुछ लोगों ने लेट स्टार्ट किया था। आ गया क्या? कुछ तो आया। नहीं आ रहा क्या? हट। ठीक है देखो टाइम तो खत्म। एक बार आंसर भी दिखा देता हूं और फिर जो लोग नहीं कर पाए कोई चिंता करने की बात नहीं है, मिलके करेंगे अपन आराम से, मैं करके दिखा दूंगा। देखो ये है 5 8 14 0 -1 1 एंड -1 0 1। कितने लोग का आया? पूरा करेक्ट, आधा। चलो कोई बात नहीं। कितने लोग एकदम कंफ्यूज हो गए करते करते? हाथ रेज करो। कोई नहीं, अपन करते हैं साथ में, ठीक है। क्वेश्चन तो कॉपी किया हुआ ना आप लोग का? चलो मेरे को बताओ एक बार, और आप कॉपी भी करते रहना अभी और मेरे को बताते भी रहना। क्वेश्चन बता दो तो एक बार। 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0, और दूसरे वाले का क्या था? -1 1 0 0 -1 1 और 2 4 4 फाइन। चलो यहां देखो, कंफ्यूज नहीं होना है यार, कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन कैसा था मेरे को फिर से याद दिलाऊं? रो बाय कॉलम। तो आपका पहला रो और पहला कॉलम का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। इट इज वेरी सिंपल। आओ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऑरेंज ले लेता हूं, फर्स्ट वाले के साथ। तो पहले मेरे को स्ट्रक्चर बताने का ट्राई करो तो आप लोग, और स्पेशली जिन लोगों से नहीं हुआ है वो लोग ट्राई करना, ठीक है। बोलो थोड़ा फास्ट और जोर दिखाओ। 1 into -1 फाइन। नेक्स्ट 2 into 0 एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू पुट अ प्लस। जब तक एक रो और एक कॉलम का पेयर चल रहा है तब तक बीच में प्लस लगाते रहना। नेक्स्ट 3 into 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आना होगा, बोलो 1 into 1 प्लस। अच्छा एक काम करो, सब लोग ही ट्राई करो यार, बाकी लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बोलो नेक्स्ट 3 into 0। इससे मेरे ख्याल में खत्म। अच्छा सॉरी 3 into 3। फिर नेक्स्ट 1 into 0 और बताओ, प्लस 2 into 1 और बताओ 3 into। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्या होना चाहिए बताओ? 0 into -1 और बोलो, प्लस 0 into 0 और बोलो, प्लस 0 into 2। परफेक्ट। नेक्स्ट 0 into 1 प्लस 1 into -1 प्लस 0 into 3। नेक्स्ट बताओ 0 into 0 और बोलो, प्लस 1 into 1 प्लस 0 into 4। ठीक है, गलत बोल दिया क्या? ये इसका बोल रहा हूं। एक सेकंड, दिस इंटू दिस है तो अच्छा 1 into 0। बह गया मैं भावनाओं में। 1 into 0 ना,
अभी ठीक है, लास्ट लाइन से बचा हुआ शायद क्या आ जाएगा बताओ, 1 इंटू -1 और बोलो प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, ऐसे रहना चाहिए। और नेक्स्ट क्या होगा बताओ, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस क्या 0 इंटू 3, और बताओ क्या होगा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 4, और यहां कंप्लीट। बाकी फिर कैलकुलेशन है वो आप खुद से कर पाओगे। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, चले आंसर फाइनली यार आना चाहिए ऐसा 5 8 14 0 -1 1 और -1 0 1, ठीक है। बाकी आगे और भी ऐसा क्वेश्चन आता रहेगा, और ये आइडिया कभी कभी थोड़ा दिमाग में बैठने में टाइम लगता है। आइडिया तो वैसे बहुत सिंपल है, बट आप कोशिश करो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, ठीक है। चलो आगे की और एक एग्जांपल लेना चाहिए, आगे पक्का। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ना एक यही थोड़ा सा मतलब अटपटा सा चीज है, बाकी सारा का सारा बहुत सिंपल है। तो इसका मैं आज ही ना 2-3 होमवर्क दे दूंगा आपको, अच्छे से आप लोग ट्राई करके आना, ठीक है। चले आगे फिर यहां से, ओके। अब यहां से बहुत सारा क्वेश्चन है एक लाइन से, थोड़ा इसको करते हैं फटाफट, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, और फटाफट आंसर बताने का ट्राई करो। हाँ फास्ट एकदम, वीर विनायक अब निकलो उससे, अब इस पे आ जाओ। हाँ सॉरी, देखो अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, दे आर वेरी सिंपल, तो आप लोग टाइम कंज्यूम मत करना, फटाफट आंसर करने का ट्राई करना। थ्योरी तो पूरा दिमाग में है ना आप लोगों के, तो क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं, आप बस जो भी मैं आंसर अगर कुछ बड़ा सा हो तो लिख लेना, और अगर ऑरली ही सॉल्व हो जाए तो छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा बताओ इसका, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ द टाइप 3 इंटू 5, द टाइप 3 इंटू 5 का मतलब ऑर्डर 3 इंटू 5 है, मतलब इसके पास में रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 5। आर के बारे में क्या है, व्हाट इज आर, आर इज अ रो ऑफ ए, मतलब ए खुद कैसा होगा देखो, ए के पास में 3 होगा रो, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितना होगा उसके पास 5, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम और 5 कॉलम, यह है ए का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में, ए इज इक्वल टू दिस है, और बोल रहा है कि आर इज वन ऑफ द रो, इतना सारा रो है ना इसके पास में, हो सकता है कि आर ये है, हो सकता है कि आर ये है, या फिर हो सकता है कि आर ये, इन सारे अवेलेबल रोज में से कोई एक रो आर है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन मेरे को। उसके आगे कुछ पूछ रहे, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर एज अ मैट्रिक्स। अगर इन सारे रो में से किसी एक रो को मैं आर बोल दूं तो आर किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। आर के बारे में क्या खास देख रहे हो कि उसके पास बस एक रो होगा और कॉलम उसके पास कितना होगा 5 होगा, मतलब आर को अगर मैं इनमें से किसी एक जगह प्लेस करूं तो आर इज सपोज टू बी अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड 5 कॉलम, और अगर रो का क्वांटिटी 1 है तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। आया बात समझ, इसलिए आर क्या होगा यहां पे 1 इंटू 5, लिख लो आप इस चीज को क्लियरली, क्लियरली द ऑर्डर ऑफ, क्लियरली द ऑर्डर ऑफ आर will be, can you guess, 1 into 5, like order of R will be 1 into 5, hence R is a row matrix, R is a row matrix, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो बच्चा वाला ही है, फाइंड द सम ऑफ A22, ठीक है, एंट्रीज ऑफ ए एंड बी। ए का A22 एंट्री क्या है 2, और बी का क्या है -5, तो लिख लो सिंपल सा आंसर 2 प्लस -5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच -3, ठीक है। डन मेरे ख्याल में, बचा वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट पहला वाला, अच्छा ये लिख लो, क्वेश्चन मत लिखो वैसे, आप बस आंसर लिख लो।
देखो इसको, देखो सब लोग, इसमें मैं ज्यादा नहीं 2 स्टार दे देता हूं, मतलब जो आइडिया है वो आपके दिमाग में आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, बस आइडिया आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एक बार पढ़ लो फिर बात करते हैं। If 2x plus 3y equals to this and 3x plus 2y equals to that, तो find the values of x and y। x का वैल्यू चाहिए और मेरे को y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन याद आ गया। क्या याद आ गया बताओ? लीनियर इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन में x और y दोनों इन्वॉल्व है, इस वाले इक्वेशन में x और y दोनों इन्वॉल्व है। हमको क्लास 10 में पढ़ाया गया था मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हम क्या करते थे कि या तो x का कोफिशिएंट दोनों में सेम बना दो और या फिर y का कोफिशिएंट दोनों में सेम बना दो। मान लो कि फॉर द टाइमिंग मेरे को x का कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो व्हाट आई विल डू, x में यहां पर क्या नंबर है 2 और वहां पर क्या नंबर है 3, तो इस पूरे इक्वेशन को ओवरऑल आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इस पूरे इक्वेशन का आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड उसके बाद में आई विल सबट्रैक्ट दोस टू इक्वेशंस। तो x पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और x के कट जाने के अंदर इक्वेशन में क्या बचेगा, सिर्फ y। सॉल्व करोगे y का आंसर आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर y को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, सबट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। हालांकि x को निकालने का एक और तरीका है कि अगर आपके पास में y आ गया है ना, तो वो वैल्यू उठा के आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पटक दो और फिर उसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर मेरे ख्याल में? करते हैं फिर सॉल्व। लिखो सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन को लिख लो 2x प्लस, अच्छा वैसे कैपिटल लेटर में लिखना, हाँ क्योंकि मैट्रिक्स का नाम है ये। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और फिर नीचे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -2 2 1 -5, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। मान लो कि हम x ही एलिमिनेट करेंगे तो उसके हिसाब से 1 इंटू मेरे को करना पड़ेगा 3 और 2 इंटू करना पड़ेगा मेरे को 2। तो 1 इंटू 3 से हम लोग को मिल जाएगा, देखो क्या, 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता था उसमें, नंबर इंटू मैट्रिक्स। और इफेक्ट कैसे पड़ता था इसके अंदर में कि जो नंबर है वो मैट्रिक्स के अंदर के सारे नंबर को मिल जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। तो यहां हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 3 से। तो इस पूरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या रिजल्ट होगा बताओ? सब लोग ट्राई करो जल्दी से। 6 18 और बोलो 3 4 12, कहा 9 होगा, अच्छा 3 3 9 होगा, क्या कर दिया मैंने, 6 9 12 और 0, ये हो गया एक इक्वेशन। और यहां क्या आएगा बताओ, 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -4 4 2 -10। इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, सबट्रैक्ट, ठीक है। मैं यहां लेफ्ट में लिख देता हूं, जगह थोड़ा कम है इसलिए। सबट्रैक्ट करोगे तो यहां नेगेटिव और यहां पर भी नेगेटिव, हाँ, तो 6x गया पूरा, 9y माइनस 4y कितना हो जाएगा, 5y। और आंसर में क्या निकलेगा सोचो, 6 -4, तो क्या हो जाएगा प्लस, अल्टीमेटली यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 10। 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5, वेरी गुड। 12 - 2 कितना आ जाएगा, 10। 0 - 10 कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 10, ठीक है मेरे ख्याल में। अब यहां से आपको मिला 5y इक्वल्स टू दिस, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, 5y इज इक्वल्स टू 10 5 10 10, ये मिला हम लोग को। 5 को आप धक्का मार दो तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/5 इंटू 10 5 10 10। 1/5 को अंदर ले चलो तो क्या हो जाएगा, 10/5 कितना आएगा, 2। 5/5 कितना आएगा, 1। 10/5 फिर से कितना आएगा, 2। और 10/5 फिर से कितना आएगा, 2। ये आया आपका y का आंसर, ठीक है। और y आ जाने के बाद में आप ये वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते थे। तो मान लो कि मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में ही डाल देता हूं।
फर्स्ट इक्वेशन को देख लो एक बार, 2x प्लस 3y ना। इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y के जगह पर मैं ये डालूंगा 2 1 2 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे रहेगा 2 3 4 0 2 3 4 0। सो दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3 अंदर जाएगा 6 3 6 6 इज इक्वल्स टू 2 3 4 0, और फिर ये चीज उठ के उस साइड चला जाएगा, तो दिस विल गिव अस 2x इज इक्वल्स टू 2 3 4 0 माइनस 6 3 6 6। सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 माइनस 6 माइनस 4 3 माइनस 3 0 4 माइनस 6 माइनस 2 0 माइनस 6 माइनस 6, और यहां क्या पड़ा हुआ है 2x। ठीक है, अब यहां से x इक्वल्स टू, देखो ये 2 वहां जाके क्या बन जाएगा हाफ, और हाफ जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4/2 माइनस 2 0/2 0 माइनस 2/2 माइनस 1 माइनस 6/2 माइनस, ये आपका आंसर। ठीक है, ये तरीका है इसको करने का, और इसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का इक्वेशन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना सिंपल इक्वेशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी रह सकता है, बट तरीका यही रहेगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिपीट करना है किसी पार्ट को कि हो जाएगा? आंसर आंसर ही। कितने लोगों का खुद से आ गया था, एक बार हाथ रेज करो। ठीक, नाइस। हाँ, इंडिविजुअल मैट्रिक्स मतलब जनरली पता चल जाएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ रहेगा और साइड में मेंशन भी कर देगा कि वेयर एक्स एंड वाई आर 2 मैट्रिसेस। ठीक है, इस चैप्टर से कितना मार्क्स? ये क्वेश्चन आने से 2 मार्क बस। अरे वो फर्स्ट टाइम कर रहा हूं ना, इसलिए बड़ा लग रहा है। ठीक है, बाकी ये है बहुत इजी। आप सोचो ना, क्लास 10 के आइडिया से क्लास 12 का क्वेश्चन बन गया, इसको डिफिकल्ट कैसे बोल सकते? अच्छा डन मेरे ख्याल में। चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन सब है, तो अच्छे से फोकस करो क्वेश्चन पढ़ने में। सुनो, अभी छोड़ दो उसको, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, बाद में इस क्वेश्चन में फोकस करो। अच्छा एक बार मेरी तरफ सब लोग देखो, एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्वेश्चन जब भी मान लो कि इस टाइप का मैं दूंगा, तो अगर आपको लगता है कि आपको वो आता है, ठीक है, तो आप ट्राई करो उस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में। मैं टाइम भी दूंगा आपको ट्राई करने के लिए, उसमें भी कोई इशू नहीं। लेकिन जब मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, तब आप कोशिश करना कि आप मेरे को सुन लो। रीजन बीइंग कि नहीं तो क्या होगा ना कि एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, उस टाइम पर आप ट्राई कर रहे होंगे, आप पूछेंगे तो मैं आपको डिनाई तो नहीं करूंगा, मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन वो एक्चुअली आप अपना और पूरे क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक बार तो मैंने जस्ट पहले बताया, तो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में अपन सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद में जब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, तो प्लीज एक बार कृपा करके आप लोग फोकस कर लेना मेरी तरफ। दूसरा, उसके बाद में जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, और सपोज करो कि किसी स्टूडेंट का थोड़ा सा लिखना बाकी रह गया है, कुछ बाकी रह गया है, आपको टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ मिलेगा आपको। आप लेकिन उस मोमेंट एक बार जब मैं बोलूं ना कि अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो, तो सब लोग इस पे आ जाना फिर से। नहीं तो फिर क्या होगा, देखो कि पूरे क्लास में मान लो कि 70% बच्चा क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप लेकिन सवाल ही नहीं पढ़े, तो मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा अभी, तो वो चीज आपको समझ नहीं आएगी, एंड देन इट विल बी एक्चुअल लॉस फॉर यू। आया बात समझ? नोट्स के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है, इसका मैं गारंटी देता हूं आपको कि हर चीज का पीडीएफ आप तक पहुंचेगा अच्छे से। तो अगर कहीं पे लास्ट का 2 लाइन 3 लाइन छूट भी गया है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, वो आप बाद में, एक तो देखो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एंड लेट्स से कि 2 लाइन आपका यहाँ छूट गया लिखना, घर जाके आप उसको ट्राई करोगे, खुद ही भर दोगे उसको, क्योंकि सॉल्व करना तो आ गया ना आपको। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। इन केस आप नहीं भी कर पा रहे हो, आई प्रॉमिस कि ये पीडीएफ आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो जब मैं बोलूं कि अब क्वेश्चन पढ़ना है सबको, सब लोग एकदम सारा काम छोड़ के क्वेश्चन पढ़ने लग जाओ, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको 100% हर चीज समझ में आए अच्छे से। ठीक है, चलो पढ़ो इसको, और सब लोग ध्यान से सोचेंगे भी दिमाग में कि कैसे करना है इसको। ठीक है, डिटरमाइन वेदर ए बी इज डिफाइंड। ए बी इज डिफाइंड मतलब ए बी का आंसर आ पाएगा कि ए बी का आंसर नहीं आ पाएगा, ऐसा पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, इफ एंड इफ डिफाइंड फाइंड इट्स ऑर्डर। कहने का मतलब कि अगर डिफाइंड है, अगर आंसर आ सकता है, तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा, ये आपसे पूछो। फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, पहला, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इसको अच्छे से समझने के लिए लेट अस राइट इट लाइक दिस, ए 2 into 2 लिखा हुआ। ओके, फिर बी का क्या बोला बताओ? बी का बोला 2 into 3। क्या ख्याल है आपका? बी चलो नंबर सेम है, तो आंसर तो आ सकता है, और आंसर को यदि मैं मान लूं सी, तो सी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 into 3। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। सेकेंड पार्ट आप लोग ट्राई करोगे, बताओ तो ए का ऑर्डर क्या दे रखा है?
सब लोग ट्राई करो तो मजा आएगा। 3 इंटू 2, वेरी गुड। बी का 2 इंटू 3, क्या लगता है आएगा? क्या आएगा आंसर? 3 इंटू 3, वेरी गुड। लिखो पार्ट 1 में लिखो, यस इट इज डिफाइंड, यस इट इज डिफाइंड एंड द ऑर्डर विल बी। अच्छा, जब हम बोल रहे हैं कि द ऑर्डर विल बी, तो हम फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का ट्राई कर रहे हैं, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 या 2 इंटू 3? 2 इंटू 3 लिखना चाहिए। लिखो यस इट विल बी डिफाइंड एंड द ऑर्डर विल बी 2 इंटू 3। क्लियर मेरे ख्याल में? सेकेंड पार्ट के लिए लिखो, यस इट विल बी डिफाइंड, यस इट विल बी डिफाइंड एंड द ऑर्डर विल बी 3 इंटू 3। yes it will be defined and the order will be 3 into 3। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो, ये थोड़ा परेशान कर सकता है आप लोग को। हाँ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इसमें, तो आराम आराम से टाइम लेके सोचो। ये बोल रहा है कि अज्यूम दैट, और ये बुक का ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ एक बार, अज्यूम दैट y, w एंड p आर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर इतना इतना इतना। तो इमीडिएटली ये कर लेते हैं यार। देखो y का ऑर्डर कितना बोल रहा है? 3 इंटू के, वेरी गुड। फिर w का ऑर्डर कितना बता रहा है? n इंटू 3, ओके। फिर p, उसका ऑर्डर क्या बता रहा है? p इंटू। चलो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन दीज सो दैट, ये अलग सा स्टेटमेंट है कि इसको डिफाइंड होना है, ठीक है। अब इसको डिफाइंड होने के लिए देखो आप, p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई। हम एक एक करके बात करेंगे। वैसे 3 कंडीशन मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मैं एक एक करके बताता हूं आपको। इस पार्ट को डिफाइन करने के लिए इन दोनों का जो ऑर्डर होगा उसका बीच वाला नंबर सेम होना चाहिए। p का ऑर्डर कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? प्लीज सब लोग फोकस करो, ट्राई करो अच्छे से बताने का। मेरे को गलती करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर ट्राई जरूर करो आप। इसका 3 इंटू की। नाउ व्हाट डू यू फील कि इसको वैलिड होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन दैट आई कैन गेट फ्रॉम हियर? इट हैज टू बी, मैं सारे आंसर्स को व्हाइट में मार्क करूंगा, हाँ, ये तो इक्वल होना ही चाहिए, नहीं तो p इंटू वाई नहीं हो पाएगा। लेट अस नाउ टर्न आवर फोकस ऑन w इंटू वाई एंड टेल मी कि क्या हो सकता है। w का ऑर्डर बताओ, n इंटू 3, वेरी गुड। y का ऑर्डर बताओ 3 इंटू के। तो इससे मेरे को कुछ खास वैसे पता नहीं चला है ना, 3 इंटू के। ये तो लग रहा है कि हाँ डिफाइंड तो हो ही रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बात को समझो आप, इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? p इंटू के, पक्का ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या आंसर आएगा बताओ इसका? p इंटू के, वेरी गुड। और उसका आंसर क्या आएगा? कितने इंटेलिजेंट हैं आप। और अगर इन दोनों को आप ऐड करना चाहते हो तो डोंट यू थिंक कि इसका ओवरऑल आंसर और उसका ओवरऑल आंसर सेम होना चाहिए ऑर्डर का? क्योंकि ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता ऐड ही नहीं कर पाओगे। तो इसको वैलिड होने के लिए आई थिंक 3 इंटू के होना चाहिए। इसको वैलिड होने के लिए जो होना था वो हो रहा है, तो हमको चिंता करने का अलग से आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर फाइनली कौन से ऑर्डर का होना चाहिए? p इंटू के। उसका आंसर फाइनली कौन से ऑर्डर का होना चाहिए? n इंटू के। और ये लोग यदि ऐड होना चाहता है तो इसका फाइनल आंसर का ऑर्डर और उसका फाइनल आंसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। उसमें के तो मैच कर ही रहा है, तो उसको लेके अगेन हमको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमको किसका चिंता करना चाहिए? हमको चिंता करना चाहिए p और n का, ठीक है। और p और n का कंडीशन क्या होना चाहिए? कि p शुड बी इक्वल्स टू n। वैल्यू क्या होगा दैट आई डोंट नो, बट p शुड बी इक्वल्स टू n। So for this structure to be defined, I got 2 conditions. First condition k equals to 3. Second condition p equals to n. नहीं आया समझो? थोड़ा पूरा पक्का लिखो। लिखो for capital P into capital Y to be defined. For capital P into capital Y to be defined, we must have k equals to 3, k equals to 3, and the order of its answer and the order of its answer
will be, can you guess? P into K. P into K. The order of its answer will be P into K. Next line में लिखो W into Y will always be defined, क्योंकि बीच वाला नंबर तो सेम ही है, ये W into Y. W into Y will always be defined and the order of its answer will be क्या होगा बताओ? N into K. अगले लाइन में लिखो hence for py plus wy to be defined, we must have p equals to n and k equals to 3. p equals to n and k equals to 3. साइड में आप चाहो ना तो ये डिजाइन बना लो एक, ताकि याद रहे कि कैसे आंसर आया था, और हो गया हो तो आगे चलेंगे। फिर थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर मानो कि बहुत ही कम मार्क्स सर एमसीक्यू में आया फिर तो टिक ही मारना है बस, ठीक है। लेकिन अगर कुछ 2 मार्क का आ जाए तो फिर थोड़ा लिख देना, ठीक है। अच्छा डन। मेरे ख्याल में कंफ्यूजन है किसी पार्ट में या क्लियर है पूरा? और ऐसा कितना भी पेचीदा सिचुएशन आ जाएगा तो हैंडल कर लोगे। अब ऐसे पार्ट बाय पार्ट सोचना है आपको, पहले देखना कि ये मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो सकता है, फिर देखना कि इस मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो सकता है, और फिर देखना कि दोनों का आया हुआ आंसर अगर ऐड करना चाहते हो तो क्या हो सकता है। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है, करो तो खुद से, 2 मिनट दे देता हूं। क्वेश्चन करेक्ट कॉपी करना, आंसर आराम आराम से करना, बस 2 मिनट में आ जाना चाहिए। वो कैसे आएगा? मल्टीप्लिकेशन में है वो। आओ तो देखते हैं, करूं स्टार्ट करूं? कितने लोग का आंसर आ गया? हाथ रेस करूं। क्या आंसर है एक बार लिखवा दो तो। -16, 17, -10। तो क्लेम है बहुत सारे लोगों का कि ये आंसर आया उनका, और माइट भी ये राइट आंसर है। जिनका नहीं आया है, बीच में कहीं पे फंस गए, उनके लिए मैं करके दिखाता हूं। प्लीज सब लोग एक बार पेन वेन छोड़ के अच्छे से 2 मिनट के लिए देखो। ये दोनों मल्टीप्लाइड है, फिर ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, और वो मैट्रिक्स एक लिखा हुआ है। तो मतलब पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करना है मेरे को, और फिर उस मैट्रिक्स को आए हुए आंसर में से सब्ट्रैक्ट करना।
आप एक बात तो क्लियरली यहीं पे समझ जाओ, देखो बहुत होगा तो यही गलत हो रहा था। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाले का, और सेकेंड वाले का क्या है, 3 into 3 है, ठीक है। बीच वाला नंबर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये भी एकदम क्लियर है, मतलब आंसर कैसा आना चाहिए, रो मैट्रिक्स ही आना चाहिए। फाइन। तो जिसका रो मैट्रिक्स नहीं आ रहा था उनका वहीं पे थोड़ा थोड़ा गलती हो रहा था। अब आप चलो आंसर को निकालते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, हेल्प मी आउट, बोलो क्या होना चाहिए। अच्छा इस बार मैं कैलकुलेशन ऐसे ऑरली करके सीधा लिखना पसंद करूंगा। 1 into 7 कितना हो गया, 7, -2 into 0 0, 3 into -7 -21, तो 7 - 21 -40। आया समझ, मिला के एक एलिमेंट, एक रो और एक कॉलम से मिला मेरे को एक एलिमेंट, ठीक है। अब फिर से वही सोचना है आपको, चलो हेल्प करो मेरे को फिर से नेक्स्ट वाले के लिए, रो इंटू कॉलम, तो 1 into 1 मतलब 1 - 4 + 15, तो 1 + 15 16, 16 - 4 12, तो यहां आ जाना चाहिए मेरे ख्याल में 12, चलेगा, ठीक है ना। और रो इंटू कॉलम, तो 1 into 5 -2 into 4 और 3 into 0, 1 into 5 कितना हो जाएगा 5, -2 into 4 -8, 5 - 8 का वैल्यू -3 और 3 into 0 का वैल्यू 0, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है यहाँ पे -3, एंड दैट्स इट। यहीं पे आपका मल्टीप्लीकेशन ओवर, क्योंकि एक ही रो है आपके पास और तो कोई रो है ही नहीं, तो कहां कंटिन्यू करोगे। सेकेंड रो, अच्छा मैट्रिक्स चेंज कर रहे थे कि रो चेंज कर रहे थे, अच्छा मुझे लगा कि रो चेंज कर रहे हो। डन मेरे ख्याल में यहां तक। उस पार्ट में क्या लिखा बताओ, 2 - 5 और 7। अब सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है, -14 -2 कितना हो जाएगा -16, फिर 17, वेरी गुड, -3 -7 -10। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, और जिनका ये आया था दैट वाज करेक्ट, ठीक है, क्लियर पक्का। कितने लोग का करेक्ट आया था, हाथ रेज करो। कितने लोग का मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो गया था, हाथ रेज करो। कोई बात नहीं, आज डे 1 है, चलेगा, आराम से धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, हाँ रुक जाऊं एक बार देख लेता हूं, अगर हल्का है तो करा देता हूं, नहीं तो छोड़ दूंगा, छोड़ दो, ठीक है, आज के लिए इतना ही।